हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है उसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के बारे में हम देखेंगे कि अलग अलग जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनका जो प्रीलिम्स होता है एंड उनका जो मेंस होता है उनमें हम न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, क्या चीज़ पढ़नी होती है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी होती, और उसमें एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर से संबंधित किस तरीके के सवाल आते हैं, इन चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 20 नवंबर, मंडे। तो आज मेनली 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, आपका एक एक्सप्लेन्ड और एडिटोरियल्स आया है। तो सबसे पहला है आपका इंक्लूसिव पब्लिक एजुकेशन के ऊपर, उसके बाद इंडिया में रोड सेफ्टी के ऊपर है, और उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा तमिलनाडु गवर्नमेंट और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच में जो इशू चल रहा है बिल्स को लेके, उसके बारे में एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन है। हालांकि हम इसको पहले के एडिटोरियल्स में भी एक बार हम खुद से डिस्कस कर चुके हैं, बट इस बार उसी के ऊपर वही चीज़ का इस बार आर्टिकल भी आ चुका है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं एंड उनके एनालिसिस। तो सबसे पहला है मेकिंग पब्लिक एजुकेशन इंक्लूसिव। सबसे पहले मैं आपको इसकी रेलेवेंस बता दूँ। ये मेनली आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्पेशली आपका जो गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वाला जो एस्पेक्ट है, उसमें आपका एजुकेशन वाला पार्ट है आपका सिलेबस में, अलग अलग उसमें चीज़ें होती हैं कि जैसे आपका जैसे प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एजुकेशन का रेगुलेशन, फाइनेंसिंग, पूरा उसका जो एजुकेशन का सिस्टम है, क्या क्या हमारी कंट्री में एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन को कैसे और यूनिवर्सलाइज किया जाए, राइट टू एजुकेशन है। तो जितनी भी चीज़ें एजुकेशन की होती हैं हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। एंड ये जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन वाला पार्ट है, ये भी आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। वैसे मैं इस आर्टिकल के बारे में एक समरी अगर बताऊँ शुरू करने से पहले, इस आर्टिकल का पूरा अगर जिस्ट बताऊँ तो देखिए, एक उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ पे एक केस स्टडी के बारे में है ये पूरा आर्टिकल। ठीक है, तो उड़ीसा में एक सिस्टम चलता है, सिस्टम का नाम है OVA। ठीक है, OVA सिस्टम क्या है हम आर्टिकल में देखेंगे। तो इस पूरे सिस्टम की यहाँ पे एक टाइप से केस स्टडी की है, बताया है कि कैसे ये पूरा सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल है। ठीक है, और कैसे ये जो पूरा सिस्टम है एजुकेशन को और इंक्लूसिव बनाता है और समावेशी बनाता है। ठीक है, तो ये पूरा है आर्टिकल। तो चलिए देखते हैं इस पूरे आर्टिकल में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक फैक्ट बताया जाता है कि जो एजुकेशन है वो एक टाइप से ह्यूमन राइट की तरह है। ठीक है, अब अगर ह्यूमन राइट कोई होता है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एजुकेशन जो है हर कोई एक्सेस कर लेना चाहिए, हर किसी की पहुंच में होनी चाहिए, और हर किसी के फाइनेंसेस में एकोमोडेट होना चाहिए। एजुकेशन किसी के लिए भी एजुकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके पास पैसे नहीं है एजुकेट होने के लिए। तो हर किसी के लिए एजुकेशन अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात करी है। यहाँ पे IIM अहमदाबाद ने एक रिपोर्ट निकाली है, राइट टू एजुकेशन रिसोर्स सेंटर जो है वहाँ का, उनकी रिपोर्ट आई है। उन्होंने ये बताया है कि आज के समय में जो पेरेंट्स हैं पूरे इंडिया में जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में अब कम भेज रहे हैं। ठीक है, और भेज कहाँ रहे हैं, वहाँ से निकाल के प्राइवेट स्कूल्स में डाल रहे हैं। ठीक है, ये आपने भी देखा होगा कि आजकल लोग भी सरकारी स्कूल्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, वहाँ पे अलग अलग कंप्लेंट्स होती हैं। और मेन रीज़न क्या होता है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि वहाँ पे टीचर एब्सेंटिज़म होता है, वहाँ का करिकुलम अच्छा नहीं है, वहाँ के क्वालिटी ऑफ टीचिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है वहाँ पे। तो तीसरी चीज़ यहाँ पे एक केस स्टडी के बारे में बताया है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा में एक प्रोग्राम चलता है मो स्कूल अभियान। ठीक है, तो ये वहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है। एंड इसके अंडर एक प्लान है ओडिशा आदर्श विद्यालय। तो एक मॉडल है,
वहाँ पे एजुकेशन का एक मॉडल चलाया है जिसके अंडर ये वाला अभियान चलता है। तो यहाँ पे इस वाले मॉडल की बात करी है, OAV मॉडल है। और कहीं ना कहीं OAV मॉडल जो है, एक तो ये चीज़ उड़ीसा में फॉलो होती है, और हाई स्कूल्स के लिए एक 5T अप्रोच फॉलो होती है। हम इसके बारे में भी अब डिस्कशन करेंगे। और इनका पूरा उद्देश्य क्या होता है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको हम प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा बनाएं। उड़ीसा की ये जो स्कीम है, ये जो मॉडल है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी इतनी अच्छी बनाएं कि वो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, अब OVA मॉडल ऑफ एजुकेशन असल में है क्या? तो अगर हम सबसे पहले एक डेटा से शुरू करते हैं। ठीक है, ये डेटा को आप यूज़ भी कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे या फिर एक केस स्टडी के तौर पे। क्या कि जो एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग होती है, उसमें जो है OVA स्कूल जो हैं टॉप 10 में आते हैं। ठीक है, इंडिया में टॉप 10 गवर्नमेंट स्कूल्स में आपके OAV स्कूल्स आते हैं। तो अब उन्होंने इस लेवल पे अपने स्कूल्स को लाए कैसे हैं, असल में ये मॉडल काम कैसे करता है, ऐसा क्या खास है इस मॉडल में कि अब उड़ीसा में जो है OAV जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, वो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे हैं। तो ये कैसे होता है, उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल में समझाया है कि कैसे वहाँ के स्कूल्स डिफरेंट हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स डिफरेंट हैं, कैसे उन्होंने एक इनोवेटिव अप्रोच अप्लाई करी है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग एडमिशन जो है सेकेंडरी स्टेज में लेते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे जो हैं, जो प्राइमरी टाइप के जो स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी चॉइस होती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, कई बार वहाँ पे एडमिशन्स नहीं हो पाते। तो ऐसे पेरेंट्स जो हैं इस स्टेज पे ये वाले स्कूल जो है एडमिशन लेते हैं। तो इनसे जो है काफ़ी सारे लोग एक टाइप से यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। दूसरी बात, तो इस पूरे स्कूल का ऑब्जेक्टिव है, मॉडल का ऑब्जेक्टिव कि रूरल अर्बन डिवाइड को कम करना है। गांव और शहर के बीच में जो एजुकेशन का डिफरेंस है उसको कम करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे रूरल ब्लॉक्स 314 रूरल ब्लॉक्स हैं, एंड हर 314 ब्लॉक में आपके 315 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। तो अक्सर ये होता है कि जो शहर के स्कूल्स होते हैं, जो शहर के बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जो गांव वाले जो स्कूल हैं वो इंग्लिश मीडियम पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दे पाते, तो उनको हायर एजुकेशन परसू करने में, ठीक है, जॉब्स को परसू करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो अब वहाँ पे गांव के एरियाज़ में भी सिर्फ इंग्लिश मीडियम्स को, काफ़ी सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी अब वहाँ पे खुल रहे हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन थ्रू SC STs फीमेल स्टूडेंट रिजर्वेशन। तो जो OAV स्कूल्स हैं उनको और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाता है। किन के लिए? जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, और जो फीमेल स्टूडेंट हैं, इनको इन स्कूल्स में रिजर्वेशन मिलता है, ताकि समाज के हर वर्ग का जो बच्चा है, जो भले ही उसके माता पिता सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली स्ट्रांग ना हो, वो भी अपने बच्चे को एक बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे सकते हैं। अब इसकी वजह से ये देखिए, जो यहाँ पे फीमेल रिजर्वेशन है, इसकी वजह से इम्पैक्ट ये हुआ है कि आज के समय में अगर लेटेस्ट डेटा की बात करी जाए तो उन स्कूल्स में टोटल अभी तक 43,410 फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, जबकि मेल स्टूडेंट्स 30,949 की मात्रा में पढ़ते हैं। तो फीमेल स्टूडेंट्स इन स्कूल्स में मेल स्टूडेंट्स से ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या खास बात है इस मॉडल के बारे में कि यहाँ के स्कूल जो हैं आपकी कोचिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। और कौन सी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं? सरकारी एग्ज़ाम जो होते हैं, आपके जो नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नीट होता है, उसकी तैयारी ये वाले स्कूल्स में होती है, जिसकी मदद से जो वहाँ के बच्चे होते हैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं 12वीं के बाद, उनको क्रैक कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे टीचर प्यूपल रेशियो जो है 1:25 है, कि एक टीचर 25 से ज़्यादा बच्चों के लिए को नहीं पढ़ाएगा, 25 बच्चों के लिए एक टीचर रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक टीचर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बच्चे पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रत्येक बच्चे पे ध्यान कम होता जाता है, बाकियों में बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं हर बच्चे के ऊपर जो है ध्यान कम जाता है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पे, उसकी प्रोग्रेस पे, उसके डेवलपमेंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करी है।
और वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि आपकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाया है, डिजिटल मेथड को यूज़ किया है ताकि बच्चों का जो प्रोग्रेस है, ठीक है, जो रिपोर्ट कार्ड हो गया, मार्क्स हो गया, वो सब डिजिटली अवेलेबल होते हैं। और जो स्कूल का ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है वो भी डिजिटली अवेलेबल होता है। किस पे? और इसकी एक अलग से वेबसाइट भी है, OAV संगठन वेबसाइट। इसी वेबसाइट पे स्कूल का सारा ई गवर्नेंस का काम होता है। उसके बाद बताया है कि इनके और भी ज़्यादा प्लान्स है कि स्कूल्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जाए। उसके बाद बताया है वहाँ पे और के इनोवेटिव अप्रोच यूज़ की है कि जो वहाँ का एल्यूमिनाई कम्युनिटी होती है, जो उस स्कूल के पढ़े हुए छात्र होते हैं, आगे चल के जो कोई किसी ना किसी फील्ड में चले जाते हैं, तो जो पास आउट बच्चे होते हैं वो भी स्कूल से आगे चलने के बाद भी जुड़े रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे बच्चों को एल्यूमिनाई जो कम्युनिटी है इनसे मेंटरशिप मिलती है, इनके साथ कोलैबोरेशन होता है एंड इनके साथ अलग अलग टाइप के एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं कि। और एक फैक्ट भी बताया है वहाँ पे, फैक्ट ये बताया है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 33,000 OAV स्कूल्स हैं 30 डिस्ट्रिक्ट में एंड उनका 6 लाख एलुमिनाई का नेटवर्क है, ठीक है। एंड इसके लिए जो आपका मो स्कूल अभियान है उसके अंडर में 6 लाख एलुमिनाई आते हैं। एंड उसके बारे में बाद में एक और पॉइंट बताया है कि एल्यूमिनाई कम्युनिटी से संबंधित जो एल्यूमिनाई कम्युनिटी है इनके लिए स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, कि जो एल्यूमिनाई है वहाँ का स्कूल्स के लिए फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सके। और अभी तक जो एल्यूमिनाई हैं, जो पास आउट लोग हैं, जो अलग अलग जगहों पे जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक ऑलमोस्ट 797 करोड़ का एक टाइप से डोनेशन करा है। ये एक यूनिक फीचर है। अब यहाँ पे बताया है कि वहाँ पे इस मॉडल में उड़ीसा में हाई स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करने का क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है। तो उसके लिए बताया है कि वहाँ पे एक 5T स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। 5T क्या 5T है? सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, उसके बाद टीम वर्क है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है एंड लास्टली टाइमलाइंस हैं। तो जो भी ऑब्जेक्टिव होता है इन 5T's को ध्यान में रख के शुरू किया जाता है ताकि एक टाइप से उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। अब अगर ज़रा एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, जो टेक्नोलॉजी वाला टी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे डिजिटल क्लासरूम्स हैं OAV मॉडल में, ई लाइब्रेरी है, मॉडर्न साइंस लैब है और मॉडर्न स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की सुविधा है। और यही नहीं कि जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, जिनको किसी ना किसी तरीके की फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करते हुए उनको एजुकेट किया जाता है कि उनको असिस्टिव डिवाइस दी जाती है, जैसे हियरिंग एड हो गया, सुनने की मशीन हो गई या और अलग अलग तरीके के एड हो गए। और उनके लिए उन्हीं से संबंधित स्पेशली उन्हीं के लिए टीचिंग मटेरियल भी तैयार किया जाता है, ठीक है। और जैसे टीम वर्क को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे और क्या क्या इनोवेटिव मॉडल्स अपनाए गए हैं कि जैसे एक टाइप से मो स्कूल हॉकी क्लब्स वहाँ पे अलग अलग स्कूल के बीच में शुरू किए गए हैं। फुटबॉल फॉर ऑल कैंपेन शुरू किया है जिससे बच्चों का एक टाइप से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, पढ़ाई तो करें ही लेकिन साथ में स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करें। उसके बाद अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि देखिए 2019 से 20 के बीच में प्राइवेट स्कूल्स जो थे उसमें लगभग 16,05,000 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब 2021 और 22 की अगर बात करें तो 16 लाख से घट के ये लोग 14,62,000 पे ये लोग आ गए। लगभग आपका 1.5 लाख तक का इसमें घाटा हुआ है। और ये गए कहाँ हैं ये बच्चे? आपके गवर्नमेंट स्कूल में। और ये भी बताया जा रहा है कि जो 82% ऑफ चिल्ड्रन हैं उस स्टेट के वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उड़ीसा में मॉडल है एजुकेशन का, एजुकेशन को जो है एक टाइप से पब्लिक गुड की तरह की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट की तरह नहीं, एक बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि एक पब्लिक गुड जो पब्लिक का राइट है। एंड एजुकेशन के माध्यम से वहाँ पे इक्वालिटी और एक्सेलेंस भी प्रमोट की जाती है। तो जब भी आप कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन इसकी जब भी आप केस स्टडी
केस स्टडी लिखें तब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे या फिर केस स्टडी हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं मो स्कूल अभियान, या फिर OAV क्या है ये, ओडिशा आदर्श विद्यालय। ठीक है, इसके बारे में आप हेडिंग देके इसके कुछ लिख सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप स्कूल में आप अगर प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो इसके अंडर भी आप अगर कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो आप ये वाले पॉइंट्स इसमें भी आप लिख सकते हैं, जो अभी जिनके बारे में बात करें कि ये वाला जो मॉडल यूज़ करता है अलग अलग इनोवेटिव टेक्निक्स, आप उनको और जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला आर्टिकल। उसके बाद था स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक इनटू द राइट लेन। तो सबसे पहले इसकी रेलेवेंस की बात करूं, ये रेलेवेंस जो है आपका GS3 में आता है। GS3 में आपका इकोनॉमी में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंडर आप रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सेफ्टी। ठीक है, इसके अंडर आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए, अब सेफ्टी का एस्पेक्ट आजकल के समय में अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमने पिछले 1-2 सालों में काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिज़ास्टर्स देखे हैं, जैसे आपके ब्रिजेस कोलैप्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपका ट्रेन एक्सीडेंट्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके काफ़ी सारे रोड एक्सीडेंट्स हो गए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे संबंधित जो सुरक्षा है, जो सेफ्टी है, वो भी कहीं ना कहीं अब ध्यान में, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस आर्टिकल को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो जो रोड सेफ्टी है उसे एक टाइप से अ साइलेंट पैंडेमिक माना गया है। ठीक है, सबसे पहले इस आर्टिकल की शुरुआत होती है डेटा से। क्या डेटा कि हर साल जो है 3 लाख लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, और ये सिर्फ इंडिया की बात है। और ये डेटा कहाँ से आता है? WHO का। जब भी आप रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड बात करें तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला डेटा दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो ये होगा लगभग 34 पीपल पर आवर। हर घंटे लगभग 34 पीपल मरते हैं इंडिया में रोड एक्सीडेंट से। तो इसलिए इसको एक टाइप से साइलेंट पैंडेमिक बोला है। इतने सारे लोग मर रहे हैं हर साल, लेकिन किसी को इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुल के पता नहीं चल रहा है। एंड 3 लाख लोग तो ऐसे हो गए। अब आप सोचिए, अगर 3 लाख जो ऑफिशियल नंबर है, ऑफिशियल नंबर से कहीं ज़्यादा एक्चुअल नंबर्स होते हैं जनरली, वैसे अगर इतने लोगों की डेथ हो रही है तो सोचिए इंजर कितने सारे लोग होते होंगे। ठीक है, डिसेबिलिटी के कितने सारे लोग शिकार हो जाते होंगे। और कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट की वजह से हर साल 5 से 7% GDP लॉस भी होता है। ठीक है, एंड ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। हर साल पूरी दुनिया में लगभग 1.3 मिलियन लोगों की डेथ होती है। तो इसलिए जो आपका रोड एक्सीडेंट है वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो अब बात करते हैं अभी नवंबर 19, ये वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि कल ही आपका वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। ठीक है, ये आपका एक स्पेशल डे था कि जो रोड एक्सीडेंट में जो विक्टिम्स हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको याद करने का दिन था। ठीक है, एंड यहीं कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बन जाता है इस बारे में डिस्कस करने का, आपस में बातचीत करने का कि भाई क्या और हम कर सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह को कम करने के लिए, क्यों होते हैं ये। इसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो अब बात आती है कि रोड सेफ्टी को हम लोग प्रमोट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है, जैसे अगर रोड सेफ्टी की पॉलिसीज़ की अगर बात करें, एक अच्छी रोड सेफ्टी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए कि जो रोड सेफ्टी मेजर्स हो उनमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो, पॉलिटिकल विलिंगनेस हो, जो हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, हर किसी के बीच में कंसेंसस होना चाहिए। ठीक है, हमारा लोगों का खुद का कलेक्टिव माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, सेफ्टी को और सीरियसली लेने की। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ऐसे टशन में क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत तेज़ स्पीड में, 100, 150, 200 की स्पीड में,
और सीट बेल्ट बिल्कुल पहनते नहीं हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। और सीट बेल्ट ना पहन के बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आप अगर कभी भी मेन रोड पे चल रहे हो तो लोग ट्रिपलिंग करके जाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, छोटे छोटे बच्चों को बीच में दबा के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंडसेट है, मेंटालिटी है, इस दिखाती है कि लोग रोड एक्सीडेंट्स को लेके, रोड सेफ्टी को लेके सीरियस नहीं हैं। ठीक है, तो एक टाइप से कलेक्टिव माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। एंड पॉलिसी एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन, कि जो हम पॉलिसीज़ बनाएं उनसे संबंधित हमारे पास ठोस डेटा हो कि हाँ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो इससे संबंधित हमें एग्जैक्टली ये पॉलिसी की ज़रूरत है। तो अब क्या क्या फोकस एरियाज हो सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं जिनसे हम रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें सीट बेल्ट्स का और ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए। कि अब देखिए, पहले क्या होता था, सीट बेल्ट के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं था। फिर आगे चल के क्या हुआ कि सीट बेल्ट के बारे में लोगों को पता चलने लगा कि कैसे यूज़ होता है और उसका एक्चुअल में काम क्या होता है। एंड आज के समय में देखिए, कार्स में सिस्टम होता है कि अगर कुछ समय बाद, कुछ स्पीड तक अगर लोग सीट बेल्ट गाड़ी में नहीं पहने होंगे तो कार में अलार्म बजने लगता है, बहुत लंबे समय तक, बहुत इरिटेटिंग सा अलार्म बजने लगता है। वो तब तक नहीं रुकता अगर जो पैसेंजर है, ड्राइवर और पैसेंजर, उसके बगल वाली सीट का सीट बेल्ट ना पहन ले तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर डेटा के हिसाब से देखें, अगर एविडेंस के हिसाब से देखें तो भाई जो आपका सीट बेल्ट है वो डेथ का जो रिस्क होता है उससे उसको 45 से 50% कम कर देता है। कि अगर कोई किसी का सीट बेल्ट पहन के एक्सीडेंट हुआ हो तो उसके बचने की चांसेस दुगनी होती हैं लगभग। ठीक है, और लोगों का जो सीरियस इंजरी, चोट लगने की चांसेस होती हैं वो भी आपकी 25% कम होती हैं। उसके बाद बोला है कि भाई हेलमेट लोगों को यूज़ करना चाहिए, और भाई ये बताया है कि हेलमेट यूज़ करने से 42% इंजरी की चांसेस कम हो जाती हैं। ये वाला डेटा आप कोशिश करिएगा कि ध्यान में रख लें। अगर सेफ्टी के बारे में बात करें आप आंसर्स में तो इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद और क्या एरिया हो सकता है कि हम जो स्पीडिंग करते हैं, वो गाड़ी जो है बहुत स्पीड लिमिट से तेज़ चलाते हैं, उसको कम करना चाहिए। क्योंकि 70% जो रोड के एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ होती है। ठीक है, एंड अगला है इन्हांसिंग द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। कई सारे एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि रोड पे क्या होता है, पॉटहोल खुले होते हैं, लोगों के टायर उसमें धंस जाते हैं जिसकी वजह से गाड़ियां पलट जाती हैं, या रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, रोड का जो गिट्टियां हैं, जो पत्थर हैं वो निकलने लगते हैं, रोड पे गाड़ियों की ग्रिप नहीं बन पाती है। ठीक है, एंड रोड पे ऐसे वो रिफ्लेक्टर्स नहीं बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं कि अगर इनको इम्प्रूव करें तो कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट्स बच सकते हैं। उसके बाद आता है लार्ज स्केल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। कि भाई सरकार एफर्ट तो ढेर सारे लगा लेगी, लोगों के लिए लगाएगी, बट अगर लोगों को पता नहीं होगा, उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तो सरकार लाख कोशिश कर ले उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि पहले लोगों को जागरूक करना उस चीज़ के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हो गया कि भाई फोकस एरिया उसका क्या है कि अगर हम रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा है 3.6 जो है, हाफ द नंबर ऑफ डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट, 11.2 है मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर सेफर, अफोर्डेबल एंड मोर एक्सेसिबल। ये है आपका एसडीजी का गोल। उसके बाद है आपका और फोकस एरिया है कि अभी सरकार ने एक लीगल स्टेप लिया है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, और इस एक्ट के माध्यम से और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी है अबाउट रोड क्रैशेस। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमारी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और अच्छी हो सकती है। और उसके अलावा और क्या क्या एफर्ट्स लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो हेलमेट्स के एक ग्लोबल स्टैंडर्ड जो होता है, यूनाइटेड नेशन ने अपना एक हेलमेट का स्टैंडर्ड निकाला है, उसको फॉलो करना चाहिए। न्यू दिल्ली में अभी क्या हो रहा है, आपका इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे लोग बहुत ज़्यादा स्पीडिंग ना करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, लोगों का एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। तो इस चीज़ को
ध्यान में रख के वहाँ पे एक नया ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया है। उसके बाद हाई क्वालिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कि चलिए एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एक्सीडेंट में इस दुर्घटना में जो लोग विक्टिम्स हैं, ठीक है, जो लोग पीड़ित हैं, उनको और ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, उनकी जानें ना जाएं। वो कैसे हो सकता है? अगर इमरजेंसी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो, एफिशिएंट हो और क्विक हो। और उसके बाद है लुकिंग एट द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये इस चीज़ को आप वे फॉरवर्ड की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बारे में हम पिछले कुछ दिनों में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी रेलेवेंस भी हम काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं। सबसे पहले अगर प्री की अगर बात करें तो जो आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कौन होता है गवर्नर, कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होती है, इसके आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, क्या पावर्स होती हैं लेजिस्लेचर में, क्या पावर्स होती हैं आपके एग्जीक्यूटिव में, क्या फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, कैसे ये अलग होती हैं आपके प्रेसिडेंट से, क्या इनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, बिल का क्या प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो आने चाहिए। एंड अगर मेंस की अगर बात करें तो मेंस में ये आपका GS2 हो गया, जो आपका पॉलिटी, उसमें आता है आपका ये स्टेट एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में आता है। और जो आपके सेंटर स्टेट इश्यूज़ हो गए, ठीक है, फेडरल इश्यूज़ हो गए, या फिर आपके गवर्नर के इश्यूज़ हो गए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ना है। तो एक बार देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें समझाई हैं। तो इसका वैसे बैकग्राउंड बता दूं कि अभी क्या हुआ है, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं उन्होंने अपना एसेंट को विदहोल्ड कर लिया है, ठीक है, नहीं एसेंट दे रहे हैं कुछ बिल्स पे जो कि तमिलनाडु असेंबली ने उन्हें सेंड किए थे। वैसे आप सब जानते हैं कि बिल का प्रोसेस क्या है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डिले हो रहा है वो एक बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं संविधान के क्या क्या नियम कानून हैं, क्या क्या आर्टिकल्स हैं इस चीज़ से संबंधित। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 200। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है कि कोई भी बिल है, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है किसी भी बिल को पास करती है, तो कोई भी बिल जो है एक्ट तभी बनता है जब गवर्नर जो है अपना असेंट देता है। अगर गवर्नर ने असेंट दे दिया तो कोई भी बिल जो है सीधे सीधे एक्ट बन जाएगा और ये लागू हो जाएगा। तो इस स्टेज पे जब बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से हो के गवर्नर के पास में आता है, तब गवर्नर के पास क्या क्या चॉइसेस होती हैं, ये जो है आपका आर्टिकल 200 बताता है। 200 ये कहता है गवर्नर के पास 4 चॉइसेस होती हैं अगर उसके पास बिल आता है। तो 4 चॉइसेस क्या होती हैं? सबसे पहले तो वो असेंट दे सकता है कि वो उस बिल पे साइन कर सकता है और कहता है कि हाँ, मैं इस बिल को लागू करने के लिए इस पे दस्तखत करता हूँ, आज से ये बिल लागू होता है। तो वो हो गया आपका असेंट होना। उसके बाद है विदहोल्ड द असेंट, कि अपना साइन उस पर नहीं करना, विदहोल्ड कर लेना। इससे क्या है, वो गवर्नर बताना चाहता है कि मैं इस बिल को रिजेक्ट करता हूँ और ये एक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी ऑप्शन होता है रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। अगर गवर्नर चाहे और जब बिल उसके पास आता है तब वो बिल को पढ़ता है, देखता है कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या नहीं है। अगर गवर्नर को लगता है कि कुछ चीज़ें उसमें सही नहीं हैं, तो उस बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज सकता है कि ये लीजिए, मेरे को लगता है कि इसमें ये चीज़ें कुछ कमी है, मेरे ये कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ सुझाव हैं, इसके ऊपर आप विचार विमर्श करिए। अगर आपको अपने बिल में कुछ चेंजेस करने हैं करिए, और करने के बाद मेरे को फिर से दीजिए। तो वो रिटर्न कर सकता है असेंबली में वापस। और रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, अगर बिल जो है गवर्नर के पास आता है, गवर्नर बिल को पढ़ता है और उसे लगता है कि इससे तो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर इम्पैक्ट हो सकता है, इस सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिसबैलेंस हो सकता है, आपका जुडिशरी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, तब गवर्नर को लगता है ये मैटर जो है प्रेसिडेंट के विचार विमर्श से ज़्यादा अच्छे से रिजॉल्व हो सकते हैं। तो गवर्नर क्या करता है, उस मैटर को प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर देता है
ठीक है, रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए। गवर्नर कहता है अब इस पे मैं नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेगा कि हाँ इस बिल पे असेंट होना चाहिए है या नहीं होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट कहता है हाँ सही है तो असेंट हो जाता है, अगर नहीं कहता है तो असेंट नहीं होता है। अब देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपका 1974 में केस होता है, शमशेर सिंह केस। ठीक है, ध्यान में रहे, इसको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर केसेस जो हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं एंड केसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और यूज़फुल होते हैं आपके वैल्यू एडिशन में। कि जो GS2 के अलग अलग पेपर्स होते हैं उसमें अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट केसेस दे सकते हैं, और कई बार एग्ज़ाम में खुद अलग अलग तरीके के सुप्रीम कोर्ट केसेस के बारे में पूछा गया है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये कहता है कि जब विदहोल्डिंग की बात आती है तब गवर्नर का कोई डिस्क्रिशन जो है अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, जो गवर्नर है इस सिचुएशन में जो है गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पर ही काम करेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे बताया है विदहोल्डिंग जो होती है जब गवर्नर असेंट नहीं होता है, ये ज़्यादातर कब होता है, जब कोई प्राइवेट मेंबर का बिल आता है। ठीक है, देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये क्या है, आपका मेजॉरिटी गवर्नमेंट। ठीक है, जो आपकी सरकार होती है एक्चुअली एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के हिसाब से जो गवर्नर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही सुझाव पे सारा काम करता है। लेकिन जब भी गवर्नर जो है बिल को असेंट करता है, विदहोल्ड करता है या कुछ भी करता है, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही सजेशन पे वो तब करता है। गवर्नर के पास एक्चुअल में खुद से करने की इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद उसे बाध्य कर देता है। लेकिन विदहोल्ड अक्सर कब होता है, ऐसा देखा गया है कि जब प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर मतलब जो नॉन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो नॉन मेजॉरिटी वाला जो मेंबर है, अगर वो कोई बिल प्रपोज करता है पास कराने के लिए, तब उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। एंड तब इस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर सकता है गवर्नर को कि हाँ आप इस पे अपना असेंट जो है वो विदहोल्ड कर लीजिए। तो जनरली क्या हो, ऐसा देखा गया है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सजेस्ट ना करे तो उस केस में गवर्नर जो है अपना असेंट को विदहोल्ड नहीं करता है। ठीक है, और आजकल के समय में जैसे पंजाब हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, यहाँ के जो गवर्नर हैं, ठीक है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नर जो है जनरली विदहोल्ड नहीं करता है, लेकिन कुछ केसेस में इसको विदहोल्ड किया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई सरकार है, कोई बिल कंसिडर कर रही है एंड उसी बीच में उसके 5 साल पूरे हो गए, अब उसकी जगह पे नई सरकार आती है, ठीक है, और वो जो नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को एडवाइस कर सकता है कि आप इस पे असेंट ना दें, क्योंकि वो पुरानी सरकार का बिल होगा। अब देख लेते हैं रिटर्निंग द बिल के से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जानने वाली। सबसे पहला तो जब रिटर्न किया जाता है बिल हाउस को, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो ये भी आपका मिनिस्टीरियल एडवाइस के हिसाब से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जो है, गवर्नर भी यहाँ पे अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अक्सर वैसे यूज़ करते हैं। इफ़ पास्ड अगेन बाय द लेजिस्लेचर गवर्नर हैज़ टू पास द बिल। तो ये देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल जो है गवर्नर को भेजा, गवर्नर को लगा कि इस बिल में कुछ चेंजेस होना बाकी हैं, ठीक है, इन चेंजेस को रिकमेंडेशन के तौर पे ये जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल वापस भेज देता है। अब देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मान लीजिए इसने कुछ चेंजेस कर दिए, अब दूसरी बार जब गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भेजेगी तब गवर्नर को अपना असेंट देना ही पड़ेगा। ये दूसरी बार जो है रिटर्न नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नर ने एक बार सजेस्ट कर दिया, हाउस ने एक बार फिर से डबल चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया, और उसके बाद जब फिर से भेजा है तब गवर्नर को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है विद इन 14 डेज। अब बात देखते हैं कि जो गवर्नर है वो किसी भी बिल को कब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखता है।
तो देखिए, मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट है एक ऐसा टाइप का कानून ला रही है जिसकी वजह से जो आपका हाई कोर्ट है उसकी ताकतों में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में गवर्नर देखता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है सॉरी, ये जो है जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ पे इस बेसिस पे जो गवर्नर है प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। उसके बाद ऐसे कानून जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर यूनियन गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है तो उससे क्लैश कर रहे हो, इस केस में गवर्नर है और भेज सकता है, रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। और इस मामले में जो डिस्क्रिशन है गवर्नर का, खुद का जो डिसीजन है, पर्सनल डिसीजन है, वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, कोई भी टाइम लिमिट इम्पोज नहीं करता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि गवर्नर को ये जो 4 एक्शंस हैं कितने समय में लेने हैं। तो गवर्नर क्या करते हैं कि बोलते तो हैं कि हम इनमें से कोई ना कोई एक्शन लेंगे, बट कितने दिनों में लेंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताते। फिर वो इसको एक्सटेंड करते जाते हैं, कभी 6 महीना, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल। यहाँ पे जब ये चीज़ होने लगती है तब आने लगती है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत। अब अलग अलग इस चीज़ से संबंधित अलग अलग कमिटीज़ आई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी सरकारिया कमीशन आई है 1987 में। इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, उसको रेयर केसेस में यूज़ किया जाए, ठीक है, स्पेशली इन रिजर्वेशन ऑफ बिल। एंड ये भी मोस्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से ही होना चाहिए, ठीक है। ये बताया कि कोई भी जो बिल हैं इनको लगभग 6 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है। अगर असेंट को विदहोल्ड कर रहे हैं, अगर बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो रिजेक्ट करने के साथ साथ एक रीज़न भी कम्युनिकेट करना चाहिए। गवर्नर को बताना चाहिए कि हाँ, गवर्नर एक्सेप्ट नहीं करता है इस बिल को, साइन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है ये भी बताना चाहिए। अब उसके बाद आता है आपका पंछी कमीशन। पंछी कमीशन आपका 2010 में आता है, ठीक है। ये क्या कहता है, ये भी यही अफर्म करता है कि जो डिसीजन है किसी भी बिल से संबंधित, ये गवर्नर को 6 महीने के बीच में लेना चाहिए। अब देखते हैं कि इस इशू को रिजॉल्व करने के और क्या क्या सुझाव दिए हैं। तो देखिए, जो मेन इशू है, जो कोर रीज़न है जिसकी वजह से ये पूरा इशू जो है इतना बड़ा बन जाता है, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, जैसे गवर्नर हो गया, उसको काफ़ी ज़्यादा राजनीति में उलझा दिया जाता है, उसका पॉलिटिसाइजेशन किया जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में काफ़ी सारे पॉलिटिकल एंगल्स जोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल लीडर्स ने सुझाव दिया है कि जो गवर्नर का जो पोजीशन है, पद है, उसी को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन संविधान क्या कहता है कि जो गवर्नर होता है ये आपका नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, रियल नहीं होता, सिर्फ कहने के लिए होता है, सेरेमोनियल तौर पे होता है, ठीक है। जो असली पावर होती है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास एक्सरसाइज करती है, ठीक है। नॉमिनल हेड क्यों बताया गया है, क्योंकि ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर एंड उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेके क्या कहा है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक समझौते पे आना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके एक्शंस की वजह से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनको थोड़ा सोल सर्चिंग करनी चाहिए। और सजेशन बताया गया है कि इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है कि जब गवर्नर अपॉइंट हो तो सीएम के साथ भी कंसल्टेशन हो, उनका भी सुझाव लिया जाए। एक तो ये बदलाव किया जा सकता है। और गवर्नर जो है, देखिए जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना हो तो कैसे हटता है वो हमने पढ़ा है इम्पीचमेंट से, लेकिन गवर्नर के लिए ऐसा प्रोसेस अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सजेस्ट किया है कि गवर्नर्स के लिए भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस लागू होना चाहिए, ताकि लोगों को अगर गवर्नर का कोई भी एक्शन पसंद ना आ रहा हो तो उनके पास पावर हो कि गवर्नर को वहाँ से हटा सकें। तो इससे बेसिकली क्या होगा, इससे और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है, आपके बिल्स के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। तो आज जिन टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है, एक बार हम उनके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्री के क्वेश्चंस। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले कराऊंगा अभी। मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन को पॉज करें, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करें और कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस आपको प्री कैसे दिखाऊंगा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपका उन्नत भारत अभियान के ऊपर है, आपका एजुकेशन के ऊपर है। इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए। उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन, आपका इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर है, ठीक है। इसके बारे में भी आर्टिकल आया था, तो आप इसको पॉज करिए, रीड करिए और आंसर करिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्रीकर्सर टू सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, हाउएवर द फोकस ऑन इकोनॉमिक गेन्स मस्ट नॉट मार्जिनलाइज द कंसर्न फॉर सेफ्टी कमेंट। तो ये उसी के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी के ऊपर। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स के बेसिस पे आप एक आंसर लिखिए पेन और पेपर पे, एंड उसको कमेंट बॉक्स में उसे आंसर करिए। अगर आप करते हैं तो उसका आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काम का लगा हो। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।